हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का ज्योग्राफी सीरीज में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यह ज्योग्राफी सीरीज जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली ये हम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे ज्योग्राफी को हम। इसमें जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पहले से पढ़ी है वो भी समान रहेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो भी समान रहेंगे। ये नहीं कि जिसने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसको समझ ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रत्येक स्टूडेंट को ज्योग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज इस ज्योग्राफी सीरीज के माध्यम से दी जाएगी, जिससे कि वह कि हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक HAS का जो प्रीलिम्स होता है, NTC का प्री होता है और मेंस होता है, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं, ये पब्लिक सर्विस होती है हिमाचल की, उन सभी के लिए यह प्री में भी और मेंस में भी समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी। हमारी यह ज्योग्राफी सीरीज अब काफ़ी लंबे तक आपके साथ चलने वाली है। जो हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ज्योग्राफी कि आप कोई फैक्ट है उसको भी हैंडल कर सकते हो, उसका भी रिप्लाई दोगे कोई फैक्ट हुआ तो। यदि फिर कोई तुम्हें मेंस के लिए आंसर लिखना है, कोई मेंस है किसी चीज़ का, और उसमें आपको 250 वर्डों में या 200 वर्डों में या 150 वर्डों में किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप उसको भी लिख पाओगे। चलो दोस्तों, जान लेते हैं फिर हमें ज्योग्राफी सीरीज में पढ़ना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हमको पढ़ना क्या है ज्योग्राफी सीरीज में। यदि ज्योग्राफी सीरीज में इसके सिलेबस की बात करें कि हमें क्या पढ़ना है, जो इसका सिलेबस है, तो पहले हम उसमें सामान्य जनरल भूगोल की बात करेंगे, जनरल ज्योग्राफी की। इसमें क्या होगा, हमारा ब्रह्मांड होगा, पृथ्वी की गतियाँ होंगी, अक्षांश होंगे, देशांतर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कि हम कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, कि हम बोल देते हैं कि अमेरिका का टाइम इतना आगे है, इतना पीछे है, कि उस देश का टाइम इतना आगे है, इतना पीछे है। तो वो कैसे होता है कि वहाँ पर दिन हो रही है, रात हो रही है। तो ये जो समझेंगे वो हम पृथ्वी की गति के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि यदि हमारे यहाँ दिन हो रहा है तो अमेरिका में इस टाइम रात होगी, तो वो क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, और टाइम को कैसे निर्धारित किया जाता है, ये हम देशांतर बताएंगे सब कुछ। फिर बात कर लेते हैं हम इसकी जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जनरल भूगोल में, वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति व संकल्पनाएं, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तक हमने ये तो पता नहीं कि कहते हैं कि भगवान की देन है पृथ्वी की उत्पत्ति होना, बट इसके मारो कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, और उन्होंने अपनी विभिन्न संकल्पनाएं दी हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो उनको हम पढ़ेंगे कि क्या वो संकल्पनाएं हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद जो हमारा दूसरा मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा भौतिक भूगोल रहेगा। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो भौतिक भूगोल से होते हैं। इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। इसमें पहले हम जो पढ़ेंगे वो स्थल मंडल पढ़ेंगे, जहाँ पर स्थल का, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान भी बोलते हैं। फिर इसमें हम जलमंडल भी पढ़ेंगे। फिर इसमें हम वायुमंडल पढ़ेंगे कि वायु कैसे चलती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और फिर साथ साथ ये भी जानेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं, क्यों आते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अब जान लेते हैं कि हमें स्थल मंडल में क्या पढ़ना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये भी जानना जरूरी है कि स्थल मंडल है तो स्थल मंडल में क्या पढ़ना। पहले स्थल मंडल में जो पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, कि जो पृथ्वी है वो नीचे से कैसी है, कितने भागों में बटी हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है, घनत्व क्या है उसका, और कितनी गहराई तक उसको मापने के क्या स्रोत हैं। कैसे हमने पृथ्वी की हम अंदर तो जा नहीं सकते हैं, उसको चेक करने की इसके अंदर क्या क्या, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर दाब इतना अधिक है। बट उसके लिए हमने कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं हमारे पास, स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है चट्टान, जिसको रॉक्स बोलते हैं हम, रॉक्स, कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, और चट्टानों की मृदा, जो इसको हम सोइल बोलते हैं, कि मृदा में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसको भी पढ़ेंगे साथ साथ हम। फिर हमारा जो थर्ड रहेगा स्थल मंडल का चैप्टर वो रहेगा अंतर्जातीय बल, कि अंतर्जातीय बल क्या होते हैं,
जिसको एंडोजेनिक फोर्स भी हम बोलते हैं। एंडोजेनिक फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, ये रहेगा हमारा प्लेट विवर्तनी। कि प्लेट विवर्तनी का चैप्टर रहेगा कि प्लेट्स क्या होती हैं, साथ साथ में हम ये जानेंगे कि क्या जो ये आज महाद्वीप से बटे हुए हैं, महासागर बटे, हम बोल देते हैं हिंद महासागर है ये, प्रशांत महासागर है ये, और जी बोल देते हैं कि अंध महासागर है ये, जिसको हम अटलांटिक महासागर ही बोलते हैं। तो इन सब का निर्माण कैसे हुआ है, अफ्रीका कहाँ है, इंडिया कहाँ था पहले, और जी उत्तर अमेरिका क्या था, और फिर साथ साथ जानेंगे हम रूस, चीन, ये किसके पार्ट थे देश पहले। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, सभी प्लेट टेक्टोनिक में हम कवर करेंगे, अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक को कवर करेंगे। आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आप एक तरह से ज्योग्राफी के टीचर हो जाओगे खुद से। यदि आपसे कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपके पास जो कोई क्यों पूछेगा ज्योग्राफी से संबंधित, तो आपके पास क्यों का आंसर होगा। बस यही मेरा प्रयास रहेगा आपको सिखाने का कि आप क्यों को हैंडल करो। चाहे आपसे कोई संस्था है, चाहे जैसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे तुम्हारी HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्वेश्चन करता है, या साथ में अन्य आपसे कोई टीचर्स कुछ भी, या आपको कोई न्यूज़ में मिलती है कोई खबर, तो आप उसको ईजिली समझ जाओगे मेरे साथ पढ़ने के बाद। फिर इसमें जो हमें चौथे पाँचवा चैप्टर करना है वो भूकंप सुनामी करना है, कि अर्थक्वेक क्या होती हैं, वो कैसे आते हैं, क्या प्रभाव रहता है उनका, और जी उनको द्वारा हानि जो होती है बड़े स्तर पर उसको कैसे कम किया जा सकता है। हम इस सब चीज़ को स्थल मंडल के अंदर कवर करेंगे बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद हम बहिर्जात बल पढ़ेंगे, सातवां चैप्टर, जिसको एक्सोजेनिक फोर्सेस भी बोलते हैं। ये भी बहुत, कि जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, तो इनका निर्माण में बहिर्जात बलों का क्या, इनके निर्माण और विनाश में बहिर्जात बल जो होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर इसके बाद हम भूपटल के उच्चावच पढ़ेंगे। भूपटल के उच्चावचों में जो आएगा हमारे, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सब के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कहाँ कौन सा पहाड़ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, पठार का निर्माण कैसे होता है, पठार आर्थिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, मैदान आर्थिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति को जो हमारी कल्चर है वो मैदान से कैसे प्रभावित करते हैं, और जी जो पर्वत हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो हमारी कल्चर को कैसे प्रभावित करती हैं। इन सब के बारे में हम स्थल मंडल में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आगा वो आगा जल मंडल, जिसको हम महासागर। तो हम महासागर में सबसे पहले महासागर के नितल के उच्चावच, जिस प्रकार से आपको पता होगा या नहीं, मगर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, कि जिस प्रकार से आप स्थल मंडल पे पहाड़, पर्वत, मैदान दिखते हो, तो उसी प्रकार से जो महासागर होते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर भी पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, सब चीज़ होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कहाँ होते हैं। फिर इसमें रिसोर्सेज बताऊंगा, रिसोर्सेज थोड़े कौन से स्थान पर, इसको कई भागों में बांटा गया है, तो इसको अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। फिर वहाँ से आगे तरंग पढ़ेंगे, फिर धाराएँ पढ़ेंगे। फिर तरंग और धाराओं के क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है समुद्र में, वो हमारी जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं, क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करती हैं समुद्रीय, इस चीज़ के बारे में हम ज्ञान अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सागरीय तापमान एवं लवणता, इसको सैलिनिटी बोलते हैं, कि सागरीय जो टेम्परेचर है, ओशियन टेम्परेचर, तो ओशियन टेम्परेचर कहाँ से आया, कहाँ से, क्या स्रोत है उसके। फिर लवणता पढ़ेंगे हम सैलिनिटी की, नमक कैसे बनता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी हमने कहावत सुनी है कि एक चक्की थी, वो समुद्र में लगातार चल रही थी, और वो आज भी चली है, नमक बना रही है। कि आपका डाउट क्लियर होगा कि खासकर लवणता और नमक बनाने में क्या संबंध है लवणता का। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मैरीन रिसोर्सिंग, जिसको सागरीय संसाधन ही बोलते हैं, कि ऊर्जा संसाधन क्या है वहाँ पर, खाद्य संसाधन क्या हैं, उनका कैसे संरक्षण किया जाए। आप देखोगे कि कोई भी यदि स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर कोई भी मेंस होता है, यदि मेंस होता है, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो मेनली रिसोर्स से रहता है, और बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन होता है। आपको इन सब चीज़ों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगी। सिंपल से आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक आपने जान लिया तो समझ लो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई बिना रटे।
बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ शुरू में कि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी जो होती है वो कनेक्ट होती है एक टॉपिक से। यदि आपने एक टॉपिक मिस कर दिया तो आप समझ लो कि ज्योग्राफी काफ़ी तुम्हारे पीछे होगी, तुम नेक्स्ट टॉपिक समझने में मुश्किल का सामना करोगे। इसलिए कोशिश करना कि कोई भी चैप्टर तुम्हारा छूटे नहीं, सब चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी बस आपको। इसके बाद जो पढ़ना है हमें वो हमारा वायुमंडल आएगा। वायुमंडल में हमें क्या पढ़ना है कि वायुमंडल संगठन व संरचना, कि वायुमंडल में कौन से गैसेज हैं, कहाँ पर हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जितनी मौसमी गति होती है, मौसमिक गति होती हैं, कि वो कितनी ऊंचाई तक होती हैं। फिर ये तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। फिर हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। फिर पढ़ेंगे उसका आर्द्रता एवं वर्षण। फिर हम पढ़ेंगे वायु राशि, वाद्र गिरह व चक्रवात, कि जो आर्द्रता है और वर्षण, की वर्षा के कितने प्रकार होते हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओला क्या होता है, ओस क्या होती है, क्या इसकी कंडीशन होती है बनने की, कब ये बनती हैं। साथ ही साथ आजकल जो हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो इस चैप्टर को भी हम पूरा करेंगे। इसको कि हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने वाला है। तो इस चीज़ को हम सबको कवर करेंगे अच्छे से, और बहुत अच्छे से एक PDF के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसको। फिर वायु राशियाँ हैं कि एयर मासेस क्या होती हैं। फिर ये बाताग्र, जिसको हम फ्रंट बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रंट क्या होते हैं, कैसे वायु राशियाँ और चक्रवातों में संबंध होते हैं, कब ये वायु राशियाँ बनती हैं। इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और आपको सब चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब आपको सिलेबस समझ में आ चुका होगा, आई होप कि जो पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बस यही मेन है कि जानना है, इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आपको चैप्टर पता चल गया कि क्या पढ़ना है। तो हम जनरल भूगोल से स्टार्ट करते हैं अपनी, कि आज से जो स्टार्ट करने वाले हम जनरल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। कि जनरल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, जिसको हम ब्रह्मांड, कोस्मोस बोल रहे हैं, कोस्मोस या यूनिवर्स, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखते हैं क्या है ब्रह्मांड। यदि हम इसकी ब्रह्मांड के बारे में बात करें कि ब्रह्मांड क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड एक छोटा सा कण से लेके, अणु जिसको बोलते हैं, एक छोटे से अणु से लेकर जो बड़ी बड़ी आकाश गंगा है हमारी, बहुत बड़ी बड़ी आकाश गंगा है, तो उनके सम्मिलित रूप को, एक छोटे से लेके बड़े तक की आकाश गंगा जो है, उनके एक सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इन्होंने बताया कि गैलेक्टिक मैग्मा क्लस्टर से लेकर सबसे छोटे वो परमाणु कणों तक जो कुछ भी मौजूद है उसे हम ब्रह्मांड शामिल करते हैं, उसमें हम ब्रह्मांड शामिल करते हैं। कि छोटे से लेकर जो मेगा क्लस्टर हैं बड़े बड़े, तो उस सबको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ये ब्रह्मांड आया कहाँ से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो हम देख लेते हैं कि जो एक सबसे प्रचलित थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको वैगनर द्वारा दिया गया था। देख लेते क्या होता है बिग बैंग थ्योरी और क्या मानती है ये। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो बिग बैंग का जो थ्योरी है, इसके कई चरणों में इसको माना गया है। लगभग आज से 13.7 अरब, कि आज से लगभग 13.7 अरब पहले, आज से 13.7 अरब पहले, वर्ष पहले क्या था, जो पूरा ब्रह्मांड था वो एक कण में था। एक कण के माप था, कि मान लो इस तरह से एक कण था, छोटा सा एक कण था, सिंपल सा। तो फिर क्या हुआ, अचानक आज से लगभग 13.7 वर्ष पहले इसमें एक विस्फोट हुआ। कि जो कण था इसमें इतना दाब था, दाब जिसको हम, और इसमें तापमान था, तापमान और दाब। जो एक कण था इसमें तापमान और दाब बहुत अधिक था।
और तापमान और दाब वो अधिक होने के कारण ये अचानक फट गया बहुत तेज से। जब ये इसको ही बिग बैंग बोला, जो कण था ये अचानक से फट गया। जब ये बहुत तेज से फटा तो इसमें से लाखों अरबों कण बाहर निकले। फिर जो छोटे छोटे कण थे ये भी फटे आपस में, फिर इनसे भी और कण निकले। अब जो हबल है एक एजेंसी, उसने भी प्रमाणित कर दिया है कि जो ब्रह्मांड हैं, जो बिग बैंग हुआ था, जो कण निकले थे वो लगातार आज भी फैल रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह से बताया, जब ये फटा तो फिर इसमें कण निकले, वो आपस में फटे, फिर नेबुला बना, फिर सूर्य बना। सूर्य के बाद विभिन्न इन्होंने थ्योरी दी कि फिर सूर्य के जो नेबुला थे, क्लस्टर थे, उनका निर्माण कैसे हुआ, फिर गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, जो गैलेक्सी की तारों का समूह जिसको हम बोलते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि इसमें जो गिरह हैं फिर लगातार वो आपस में घूमते गए इतने, तो फिर गिरोह का निर्माण हो गया। फिर फिर उन्होंने सूर्य का बताया कि सूर्य लास्ट में कैसा होने वाला है अपना, जिसको हम ब्लैक होल में बदलने वाला है। तो उन्होंने बताया कि लास्ट तक इन्होंने कंडीशन दे दी कैसे होने वाला है। फिर इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया कि पृथ्वी का निर्माण भी इसी से हुआ है, और प्रेजेंट डे में ऐसी है इस तरह से। तो उन्होंने बिग बैंग का ही बताया है। इसको हम अच्छे से जो पढ़ेंगे वो हम पृथ्वी की उत्पत्ति में पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत को। अभी आप मोटा मोटा इसको समझ लो कि बिग बैंग था क्या, आपको पता चल जाएगा कि बिग बैंग था क्या। बस इतना ही जानना कि बिग बैंग जो था थ्योरी थी वो इसमें माना गया था कि एक पॉइंट था जिसमें तापमान ताप बहुत अधिक था और अचानक उसमें से विस्फोट हुआ, और उससे जो कण निकले उनमें भी विस्फोट हुआ। लगातार इसी प्रकार से गिरह बनी, आकाशगंगा बनी अपनी, और जितने भी सारे उल्कापिंड बने, क्षुद्र गिरह, तो सभी का निर्माण इसी के कारण हुआ। जान लेते हैं फिर थोड़ा और ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में जान लिया कि छोटे से अणु से लेकर परमाणु से लेकर और क्लस्टर तक जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोई ब्रह्मांड बोला गया है। तो इसकी उम्र की बात कर लें तो लगभग 13.79 वर्ष पुराना है। उम्र के सवाल की बात जहाँ है तो उसकी उम्र की बताई गई है कि 13.79 अरब वर्ष पुराना है। जो ब्रह्मांड है वो कई आकाशगंगाओं में शामिल है, कि उसमें आकाशगंगाएं हैं कई सारी। हम पढ़ेंगे आकाशगंगा भी नीचे, आकाशगंगा क्या होंगे, कि आकाशगंगाओं का एक समूह है बहुत बड़ा। इसका जो माना जाता है कि ऑप्टिकल रेडियो टेलीस्कोप के अध्ययन के दृश्य ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा अस्तित्व का संकेत मिला है। कि लगभग माना जाता है जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आप मान सकते हो कि 100 अरब आकाशगंगा कितनी अधिक होती हैं, कि जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे वो ही इतनी बड़ी है, तो 100 अरब कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड। फिर हम नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा ब्रह्मांड। हमने बिग बैंग के संबंध में बिग बैंग थ्योरी पढ़ रही है, क्या थी बिग बैंग थ्योरी, कैसे निर्माण हुआ उसका। अब जान लेते हैं कि आकाशगंगा क्या है, जो आकाशगंगा भी वर्ड आया था। हम आकाशगंगा वर्ड देखा ऊपर की आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं कि आकाशगंगा, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, यह तारों का एक विशाल पुंज है। आपका पीरी में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा क्या है, उसमें दे सकता कि ये गिरोह का समूह है, फिर उसमें एक देगा कि ये तारों का समूह है, फिर दे सकता है उल्कापिंडों का समूह है, फिर बोल सकता है क्षुद्र गिरोह का समूह है। तो हमको क्या बताना कि आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी की एक तारों का विशाल पुंज है। तो ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, कि प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। फिर इसका जो आकाशगंगा है उसमें गैसेस हैं, धूल हैं, डस्ट हैं, गैसेस भी हैं। माना जाता है कि जो आकाशगंगा है, आपको इसको फैक्ट को याद रखना कि आकाशगंगा में धूल, ये पूछ लेगा कि आकाशगंगा में धूल उपस्थित है, गैस उपस्थित है या नहीं, तो आपको बताना कि हाँ गैस और धूल उपस्थित है। फिर एक है कि आकाशगंगा में जो 98% भाग है वो तारों का, तथा 2% गैस, हेड्रोन व धूल का होता है। 2% किसका बना हुआ है, वो गैस, हेड्रोन और धूल का बना हुआ, जबकि 98% जो तारों का बना हुआ है। एक फैक्ट ये है कि आकाशगंगाओं को प्रायद्वीप ब्रह्मांड भी कहा जाता है, प्रायद्वीप प्लेटो ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यदि हम अपनी पृथ्वी की बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस आकाशगंगा में है, तो हमारी जो आकाशगंगा वो दूध मेखला, मिल्की वे, दूध मेखला
मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। तो आपका ये फैक्ट है बहुत अच्छा है कि जो आपके प्री में कभी पूछा सकता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, आप इसको नोट कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको मिलेगी, आप इसी से पढ़ सकते हो कि जो पृथ्वी है कि वो किस आकाशगंगा का भाग है। तो वो जो भाग है वो दूध मेखला नामक आकाशगंगा है, उसका भाग है जहाँ पर हम रहते हैं। फिर कुछ आकाशगंगा जैसे बृहद मेघनिक मेघ, लघु मेघनिक मेघ, आशा माइनर सिस्टम, स्किल्पचर सिस्टम और डेक्रो सिस्टम अन्य आकाशगंगाएं हैं। कुछ आकाशगंगाओं का नाम पढ़ लीजिए आप क्या है। तो देख लिया हमने फ्रेंड आकाशगंगा में थोड़ा मोटा मोटा कि आकाशगंगा क्या है, क्या कैसे निर्माण होता है, ये हमने जान लिया बिग बैंग की थ्योरी। फिर देख लिया कि इसमें क्या क्या होते हैं, कि इसमें धूल कण होते हैं, गैसेस होती हैं। फिर लगभग 90% तारों का होता है। फिर 2% भाग गैस और हेड्रोन होता है सॉरी। फिर धूल होता है। इसको हम प्रादीप ब्रह्मांड भी बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो दूध मेखला में है। फिर हमने देख लिया कि बृहद मेघनिक मेघ, लघु मेघनिक मेघ, अश्रामाइनिक सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम, डेक्रो सिस्टम अन्य आकाशगंगाएं हैं। इसके बाद दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम आकाशगंगाओं के बारे में कि जो आकाशगंगाएं हैं उसमें एक केंद्रीय बल्ज होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। जो प्रत्येक आकाशगंगा का निर्माण होगा तो उसमें एक केंद्रीय बल्ज होगा और 3 घूर्णनशील भुजाएं होंगी। और ये तीनों जो घूर्णनशील भुजाएं हैं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। जो ये भुजाएं होती हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम में। और माना जाता है कि तारों का संकीर्ण सर्वाधिक होता है। और यहाँ जो तारों का संकीर्ण मतलब सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं आकाशगंगा की भुजाओं में, तीनों में। जिससे आपको एक मिल्की वे है आकाशगंगा अपनी, तो उसके बारे में दिखा रहा हूँ मैं। जो मिल्की वे आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं इसकी भुजाएं कैसी हैं कि ये 3 भुजाएं कृष्ण विवर, ये ब्लैक होल है, इसको ब्लैक होल आजकल चर्चा में चलता है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है कृष्ण विवर। आपको पढ़ोगे अभी कृष्ण विवर क्या है, अच्छे से जानोगे कैसे इसका निर्माण होता है, कृष्ण विवर का कब होता है, अच्छे से आप सब कुछ इसके बारे में जानोगे। तो इसकी भुजाएं देख लो आप। पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। इसके बाद जो है आप देख पाओगे कि आकृति के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। कि आकृति के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं। आकाशगंगा के प्रकार देख लें कि कौन कौन से होते हैं। पहला अंडाकार होती है, फिर दूसरी सर्पिलाकार होती है, फिर अनियमित आकार की होती है। आकाशगंगाओं के बारे में हमने जान चुके हैं कि आकाशगंगा कितनी प्रकार की होती हैं। तो जान लेते हैं 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। पहला अंडाकार होती हैं, दूसरी सर्पिलाकार होती है, फिर अनियमित आकार की होती हैं। कि अंडाकार होती हैं, सर्पिलाकार होती है, अनियमित आकार होती हैं। देख लेते हैं फिर इसके बाद क्या आता है हमारा। फिर पहले पढ़ेंगे हम अंडाकार आकाशगंगा क्या होती है। यदि अंडाकार आकाशगंगा जिसको हम दीर्घवृत्तिकार भी बोलते हैं, तो जो ब्रह्मांड की कुल आकाशगंगा 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तिकार है। इनका अंतरकार्य माध्यम कम घनन होता है। कि जो 2/3 आकाशगंगा है वो अंडाकार और दीर्घवृत्ताकार है। इनका अंतरकार्य माध्यम कम होता है। आकाशगंगा में अधिकांश पुराने तारे होते हैं। जो आकाशगंगा है ये अंडाकार और दीर्घवृत्ताकार, तो इसमें अधिकांश क्या होते हैं, पुराने तारे होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पुराने तारे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि जो पुराने तारे हैं कि वो अंडाकार एवं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा में पाए जाते हैं। कि जो अंडाकार एवं वृत्ताकार है, दीर्घाकार है, दीर्घवृत्तीय जो है, तो ऐसी आकाशगंगा है। और इसमें एक फैक्ट ये है कि इसमें नवीन तारों का निर्माण नहीं होता। आपको ये फैक्ट ही ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अंडाकार में, सर्पिलाकार में, अनियमित आकार में। तो आपको किसको लगाना, अंडाकार लगाना। आपको क्या लगाना है, अंडाकार लगाना, कि अंडाकार में नहीं होता है। फिर पढ़ते हैं हम इसका दूसरा जो प्रकार है वो सर्पिलाकार। जो हमारी मिल्की वे है वो भी एक क्या है, सर्पिलाकार की है। सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव होता है। फैक्ट है कि जो सर्पिलाकार है तो उसमें जो तारों का अधिक केंद्र होता है, जमाव होता है, वो कहाँ होता है, केंद्र में होता है। जो आकाशगंगा है सर्पिलाकार, तो उसमें जो सबसे अधिक तारे पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती हैं, केंद्र में पाई जाती हैं।
ये फिर एक फैक्ट है कि ये 10 तरीके के आकार की आकाशगंगा होती है, 10 तरीके आकार की। फिर आपको एक फैक्ट और ही जो मेन फैक्ट है इसका, वो है मिल्की वे व एंड्रोमेडा। जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, तो वो किसका पार्ट है? वो सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिली का सर्पिलाकार। यदि आपसे कोई पूछता है कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, तो वो कैसी है, तो आप बोल सकते हो कि ये सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। ये माना जाता है कि जो समस्त आकाशगंगा है वो एक चौथाई भाग की ऐसी है, वो सर्पिलाकार है। फिर इसका एक है कि अनियमित इरेगुलर आकाशगंगा क्या होती है? अनियमित आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। अब एक फैक्ट ये है कि नवीन तारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा निर्मित होती है? तो उसमें जो आगा वो आगा अंडाकार ऑप्शन, सर्पिलाकार, अनियमित आकार या नन ऑफ दीज, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो बोलते हैं हम इरेगुलर बोलेंगे कि इरेगुलर ऐसी आकाशगंगा जिसमें नवीन न्यू स्टार्स का निर्माण होता है, जबकि पुरानी जो तार रहती है वो अंडाकार में रहती है, उसमें नए और पुराने दोनों रहते हैं सर्पिलाकार में, और इसका जो केंद्र होता है उसमें सबसे अधिक तारों का जमाव होता है। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये एंड्रोमेडा एक वर्ड्स पढ़ा था हमने, तो उसको एंड्रोमेडा के बारे में जान लेते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? यदि एंड्रोमेडा के बारे में बात की जाए तो एंड्रोमेडा को आपको ध्यान रखना है। एंड्रोमेडा एक सर्पिलाकार तापुंज हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट स्थित आकाशगंगा है। जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, ये क्या है? मिल्की वे है। इसके समीप जो आकाशगंगा है सबसे, तो वो एंड्रोमेडा है। दूरी के आधार पर बात की जाए कि जो हमारी आकाशगंगा, उसके पास जो आकाशगंगा वो कौन सी है? एंड्रोमेडा है। और कैसी है? एक सर्पिलाकार है। ठीक है। इसकी यदि दूरी बताई जाए प्रकाश वर्ष में, तो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। फिर इसको हम एक जो देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। आपको फैक्ट याद रखना, जो एंड्रोमेडा, इसको हम देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। तो दोस्तों, आकाशगंगा आपको समझ में आ गई होंगी। आकाशगंगा क्या है? सबसे पहले आकाशगंगा पढ़ा। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है, धूल और गैसों से निर्मित होती है। साथ साथ इसमें जो आकाशगंगा 91 भाग तारे होते हैं, फिर गैसेस होती हैं। इसको प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी बोलते हैं। फिर दूसरा था कि जो मिल्की वे है, हमारी जो पृथ्वी है, वो मिल्की वे जो आकाशगंगा उसमें स्थित है। और फिर इसमें जो केंद्रीय बल्ज होते हैं, और आकाशगंगा में केंद्रीय बल्ज होता है एक केंद्रीय बल्ज होगा, 3 घूर्णनशील भुजाएं होंगी, तारों का संकीर्ण सर्वाधिक होगा इन तीनों भुजाओं में। फिर इसको हम आगे देख लेते हैं क्या है। और फिर ये बताया था कि कहाँ है, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, इन तारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा तारा क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसके बारे में हम जानेंगे। सुपरनोवा क्या होता है, डॉग स्टार, सीरियस क्या है, लघु मेघी बादल क्या है, दीर्घ मेघरंगी बादल क्या है, इन सबके बारे में हम जानेंगे। नए तारे, पुराने तारे का निर्माण कैसे होता है, जब तारों का हम पढ़ेंगे। आकाशगंगाओं की आपने प्रकार देख लिए हैं। आकृति के आधार पर 3 है कि अंडाकार है, जो अंडाकार होगा इसमें पुराने तारे, सर्पिल आकार में नए पुराने दोनों होंगे, नियमित आकार में न्यू तारे होंगे। फिर एंड्रोमेडा के बारे में आपने जान लिया कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो हमारी है मिल्की वे, उसके सबसे पास स्थित है जो आकाशगंगा है, वो एंड्रोमेडा की आकाशगंगा है। ये फैक्ट आपको याद रखना, क्योंकि पूछ सकता कभी कि जो मिल्की वे है उसके समीप स्थित सबसे आकाशगंगा कौन सी है, तो उसमें आपको डायरेक्ट उत्तर देना एंड्रोमेडा, या फिर एंड्रोमेडा नाम ना देके देवयानी तारामंडल भी दे सकता है, तो देवयानी तारामंडल में आपको टिक करना है। तो दोस्तों, ये आकाशगंगा का चित्र देख रहे होगे तुम, कैसे आकाशगंगा होती है। देख रहे थे ये क्या हमारा बल्ज है, केंद्रीय बल्ज है, इसको हम बल्ज बोल लेते हैं। फिर ये भुजाएं हैं इसकी, ये चारों तारा घूम रही हैं, देख सकते हो आप इसको। इसके बाद हम तारे, जो स्टार्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि तारे क्या हैं। फिर इनका जीवन चक्र पढ़ेंगे। तो तारों के बारे में जान लें। तारा क्या है, स्टार्स क्या है। सबसे पहले तो ये पता चलेंगे, जो तारा है, एक खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। एक खगोलीय पिंड है उसको तारा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि किस खगोलीय पिंड को कहते हैं, जो प्रकाशवान और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कि ऐसे खगोलीय पिंड, ये तो पता है कि तारा किसको कहते हैं, हम खगोलीय पिंड है एक तारा, बट किस खगोलीय पिंड को कहेंगे कि जो प्रकाश उत्पन्न करे,
उसको ही हम तारा बोल सकते हैं, खगोलीय पिंड को। और अब जान लेते हैं कि जो तारा है, तारा की आपने डेफिनेशन देख ली है कि तारा क्या है। अब हम जानेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है। जो स्टार्स हम देखते हैं, सूर्य भी एक तारा है, कि उसका निर्माण कैसे हुआ। जो सूर्य है हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। जो सूर्य को तो हम एक अलग से नए टॉपिक के साथ कल डिस्कस करेंगे, बट आज तारों का हम निर्माण जान लेते हैं और उनका एक जीवन चक्र जान लेते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है कि वो कैसे बनते हैं फिर कैसे डेड होते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी का लौ, जब किसी ने जन्म लिया तो उसको मरना भी आवश्यक है। तो इसी के आधार पर हम तारों का जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो तारा हमने जान लिया, तारा क्या है, एक प्रकाश पिंड है, खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ तारे क्या है, आपको तारा यदि 2 वर्षों में कहने हैं कि तारा क्या है, बोल देना एक खगोलीय पिंड। ऐसे खगोलीय पिंड जो प्रकाश देते हैं तारे कहलाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो प्रकाश देते हैं तारा कहलाते हैं। अब हम तारे में देख लेते हैं क्या होता है तारे में, निर्माण कैसे, की स्ट्रक्चर क्या होता है उसका। फिर जानेंगे कि स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया क्या है कि इसमें 70% जो है हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन। फिर हीलियम होती है इसमें 28%। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन होती है 1.5%। लोहा वर्ग के तत्व होते हैं, जो आयरन वर्ग के तत्व हैं वो 0.5 होते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कभी भी कि तारे में निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा होती है, तो आपको याद रखना कि हाइड्रोजन सबसे अधिक होते हैं तारे में। यदि इस तरह से पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है कि सीरीज वाइज लगाइए कि सबसे अधिक, उसमें आपको हाइड्रोजन दे देगा, हीलियम दे देगा, कार्बन दे देगा और लोहा वर्ग के तत्व दे देगा कोई भी। उसमें पूछेगा इसको सीरीज वाइज लगाइए, सबसे अधिक सूर्य में कौन होता है, तो नंबर पहले पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे पे हीलियम आना चाहिए, तीसरे में कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन आना चाहिए, चौथे पे लोहा वर्ग आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम तारों का जीवन चक्र पहले पढ़ेंगे, तारों का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आकाशगंगा लगातार घूम रही है, जो आकाशगंगा है लगातार वो घूर्णन कर रही है, जिससे ब्रह्मांड में उपस्थित गैस के बादल प्रभावित होते हैं। कि जो आकाशगंगा है वो लगातार घूर्णन करती है, घूमती है, और जो आकाशगंगा में उपस्थित बादल हैं वो प्रभावित होते हैं, गैसीय बादल। और जब वो घूमती रहती है, हमने 3 भुजाएं पढ़ी थी, जो बाहरी भुजा है आकाशगंगा की, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं शुरू में, जब आकाशगंगा घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। तो इसकी जो ये तो हमारा बल्ज था, ये फर्स्ट भुजा, थर्ड भुजा, फोर्थ, ये बाहर वाली भुजा है ये। तो इसकी जो तीसरी भुजा है, इसमें क्या होता है जब ये आकाशगंगा लगातार घूम रही है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बादल प्रभावित हो रहे हैं। जो गैसेस हैं, गैसेस हैं वो बन रही है, इसमें जो गैसेस हैं तो वो बननी है प्रभावित। ठीक है, जो गैसेस हैं घूमने से वो प्रभावित हो रही हैं कहीं ना कहीं। जब वो प्रभावित हो रही हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब ये आकाशगंगा घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बादल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बादल बनने स्टार्ट हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेलर नेबुला बोलते हैं। आपको कभी फैक्ट में पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन के बादल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोल सकते हैं स्टेलर नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलर नेबुला। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसमें देख लेते एक बार तारों का जीवन चक्र में, कि तारा एक खगोलीय पिंड है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। कि फिर ये पढ़ा कि आकाशगंगा लगातार घूम रही है, जिनसे गैसीय बादल प्रभावित होते हैं, और जब वो गैसीय बादल प्रभावित होते हैं तो इससे हाइड्रोजन के बादल बनने लगते हैं। जो तीसरी भुजा होती है बाहरी आकाशगंगा की, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्टेलर नेबुला बोलते हैं। फिर इसमें हमने देख लिया हाइड्रोजन कितनी मात्रा में, हीलियम, कार्बन, नियोन कितने होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये स्टेलर नेबुला है जो घूम रहा है लगातार और हाइड्रोजन के बादल बनने लगते हैं, ये बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत जब बड़ा हो जाएगा, ये मानना इस तरह से बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए, तो आपस में क्या होते हैं, ये संघनन होते हैं। मतलब इनमें गैस की जो संघननता है, जो अणु परमाणु वो अधिक होने लगते हैं, जिसके कारण से इनमें गुरुत्वाकर्षण बल एक उत्पन्न हो जाता है। जो फर्स्ट मान लिया ए ये है, बी ये है,
इनमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जन्म ले लेता है जब होते हैं, और ये एक दूसरे की तरफ, माना ये ए है, ये वी है, हाइड्रोजन बादल है। अब ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, जो इसकी तरफ आकर्षित होगा, जो इसकी तरफ आकर्षित होगा, और आपस में मिल जाएंगे और संघनन हो जाएगा इनमें और तीव्र। जब इतनी क्रिया हो तो उसको आदि तारा कहते हैं, आदि तारा का निर्माण हो जाता है उस टाइम पे। इसको हम भ्रूण तारा भी बोल देते हैं कभी कभी, जब तारे में अत्यधिक संघनन हो जाता है। ठीक है, जब इतना संघनन हो गया उसमें आपस में जब ग्रेविटी का यही नियम है कि जब एक कण है और दूसरा कण है तो क्या होते हैं कि वो अपने आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं भार के अनुसार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें लगातार जब टक्कर बढ़ती रहती है आपस में, तो नाभिक संलयन की एक क्रिया होने लगती है। क्या होने लगती है? नाभिक संलयन प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाती है। नाभिक संलयन है कि जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक संलयन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है जिसके कारण बहुत अधिक तापमान हो जाता है और काफ़ी गैसें भी बाहर निकलने लगती है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है पहले कि हम देख रहे हैं कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तारा क्या है, तारा की कैसे आकाशगंगा घूम रही है, कैसे उसकी आकाशगंगा घूम रही है, और जो आकाशगंगा है वो लगातार घूम रही है, इसकी 3 भुजाएं हो रही है। जो बाहर वाली भुजाएं हैं उसमें जो गैसीय बादल हैं वो प्रभावित हो रहे हैं घूमने से, फिर हाइड्रोजन बादल बनते हैं जिसको हम स्टेलर नेबुला बोल रहे हैं। जब स्टेलर नेबुला बन जाते हैं तो यह आपस में जैसे 2 बन गए, एक और भी आपस में आकर्षित होने लगते हैं, फिर संघनन होते हैं। संघनन होने के बाद क्या होता है? इसमें बहुत अधिक तापमान दाब बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो जाती है कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होने लगते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, फिर जब नाभिकीय संलयन होगा तीव्र रूप से तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा बहुत तेज से, सब कुछ होगा, बट नाभिकीय संलयन एक निश्चित सीमा तक होता है। फिर क्या होगा कि तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होना तो उसको लाल रंग दिखने लगता है। जब धीरे धीरे ठंडा होता है उसको लाल रंग दिखने लगता है, जिसको हम लाल दानव तारा या रक्त दानव तारा कहते हैं, लाल रक्त दानव तारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कि इसको ये मानते हैं कि रक्त दानव की स्थिति में पहुंचने के पर तारे का भविष्य, जो रक्त दानव स्थिति पहुंच गया, जब तारे में नाभिकीय संलयन हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया, वो लाल हो गया, वो फिर लाल होने के बाद क्या कहलाता है? वो रक्त दानव तारा। अब उसको एक भार के अनुसार बांटा है, तो उसका भविष्य जो निर्भर करता है, भविष्य तो वो जो निर्भर करेगा ये भविष्य इसका, तो इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी रक्त दानव तारा है उसका जो भविष्य निर्भर करता है वो किस चीज़ पे? घनत्व पे, तापमान पे, या द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए कि वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि उसका द्रव्यमान जो होगा तो उसी के आधार पर हम बताएंगे कि ये तारा क्या होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या है कि क्यों हम मानते हैं ऐसा द्रव्यमान के आधार पर। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एस चंद्रशेखर, जिन्होंने 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कि एस जो चंद्रशेखर थे उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1983 में। इन्होंने बताया कि 1.44 सौर द्रव्यमान वाले तारे हैं, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान है, तो वे तारे श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान है, वो श्वेत वामन जो तारे होते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो आपको याद होना चाहिए चंद्रशेखर सीमा जो है वो 1.44 सौर द्रव्यमान, कि 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा डायरेक्ट पूछ लेगा कितना, तो वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1.44, 1.35 सौर द्रव्यमान, 1.2। तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रशेखर सीमा कितनी है? 1.44 सौर द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, आपसे कभी भी स्टेट लेवल हो या केंद्र लेवल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी द्रव्यमान पर। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कैसे निर्भर है।
यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है, जो सूर्य का सौर द्रव्यमान है, सौर द्रव्यमान कितना है, वो तो 1.44 जो है सौर द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है, तो उसको हमने क्या बोला था, चंद्रशेखर सीमा बोली थी। ठीक है, तो उस तारे का जो भविष्य होगा तो वो पहले क्या बनेगा, लाल रक्तदानव से श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन, रेड से श्वेत वामन बनेगा, और फिर काला बीवर जिसको हम ब्लैक डॉर्फ बोलते हैं, ब्लैक डॉर्फ में वो बदल जाएगा। ये इसका भविष्य होगा। कौन से तारे का, जिस तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम। ठीक है दोस्तों, जिस तारे का कौन सा बदलेगा, कि जो कोई तारा हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाल दानव से श्वेत वामन और काला वामन में बदल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है। यदि कोई तारा है, मान लो कोई तारा है, उसका जो द्रव्यमान है वो सौर द्रव्यमान से कम है या बराबर, सौर द्रव्यमान 1.44, ठीक है, जिसको हमने चंद्रशेखर सीमा भी बोला है कि बराबर है, तो वो कैसे कहाँ बदलेगा, पहले वो रक्तदानव बनेगा, अभी बताते हैं इसको अच्छे से, फिर श्वेत वामन बदलेगा, फिर काला वामन में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी तारे का द्रव्यमान यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान क्या है 1.44 जो अपना है से अधिक या कई गुना अधिक है। यदि कोई तारा है स्टार से, इसका जो द्रव्यमान है 1.44 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, यदि इसका तारे का द्रव्यमान 1.44 से अधिक है, तो उसके बाद क्या होगा कि द्रव्यमान के अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट के बाद इस जो तारा है, यदि किसी का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक होगा, तो उस तारे में एक अचानक सुपरनोवा विस्फोट होगा। उसके बाद क्या होगा कि वो न्यूट्रॉन तारे में और ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम डायग्राम समझते हैं, वही काफ़ी रहेगा कि वो कैसे है। डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम से आपको समझना है। जैसे प्रोटोस्टार बन गया, सूर्य के बादल वाला जो बताया था मैंने तुम्हें, स्टेलर नेबुला, वो बन चुका है ये। फिर यह कि सूर्य के समान तारे, सूर्य के समान जिसको हमने बोला कि सौर द्रव्यमान 1.44 वाले। ठीक दोस्तों, फिर दूसरे में बटेगा ये सितारे, रक्तदान तारे 1.44 से ज़्यादा वाले। ठीक है दोस्तों, ऐसे तारे आ गए। तो इसमें जो इसका जो काल होगा, जीवन चक्र होगा, तो इसके बाद जो सूर्य के समान तारे होंगे उनका जो पहला बनेंगे रक्तदानव तारे। ठीक है दोस्तों, रक्तदानव बनेंगे पहले सूर्य के समान लेंगे, जैसे सूर्य है, सूर्य कैसा तारा भी ये वाला तारा है। ठीक, सूर्य इसके बाद जो परिवर्तित होगा वो रक्तदानव तारे में परिवर्तित होगा, जो उसकी वृद्धावस्था होगी। जन्म तो इसका प्रोटिस्ट में हो गया, फिर मुख्य विकास हो गया सूर्य की, जो इसका भी हो रहा, इसके बाद वो रक्तदानव में बदलेगा सूर्य हमारा। फिर आएगा इसमें गृह नेबुला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि वह श्वेत वामन तारे में और काले बोने तारे में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारे सूर्य का कार्य काल मान सकते हैं कि उसका जीवन चक्र होगा ये। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो है सौर द्रव्यमान के बराबर भार है। ठीक है, यदि इसका ज़्यादा है तो एक रक्तदानव तारा बनेगा। रक्तदानव तारा क्या था, जब वो बादल थे वो ठंडा हो रहे थे, तारा बन रहे थे, नाभिक की संलयन के बाद उनका कलर लाल हो रहा था, तो उसको हमने रक्तदानव तारा बोला था। ठीक है, फिर इस रक्तदानव तारा एक सुपरनोवा विस्फोट बोला था हमने। सुपरनोवा विस्फोट होगा अचानक सडनली से, जिस प्रकार से हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा था, उसमें विस्फोट हुआ और उसमें खंडन हो गए बहुत सारे भाग में, इसी तरह से ऐसा होगा। और एक नेबुला जो होगा वो न्यूट्रॉन तारा में और ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब शेष जो बचेंगे ब्लैक होल सामान्यतः जो तारा होता है उसकी हमारा लास्ट अवस्था है, और काले पौने तारे भी होते हैं जो ब्लैक होल्स न्यूज़ में आते रहते हैं कि ब्लैक होल्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश ना ही तो अवशोषित करते हैं ना ही परावर्तित करते हैं, जिससे कि ब्लैक होल्स का अध्ययन करना बहुत ही वैज्ञानिक लोग हैं उनके लिए एक जटिल कार्य है। क्योंकि यदि हम किसी को भेजते हैं, फोटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इस तरह से होता है कि ब्लैक होल जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो बबड़ धाराएं सी उठती हैं, तो इस तरह से घूमता हुआ एक होता है कुछ, एक तरह से दूरबीन टाइप से, इस तरह से। ठीक है, ब्लैक होल। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं
कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में तारों से संबंधित। तो हम जब फर्स्ट फैक्ट से वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यदि हम बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो सौरमंडल के सर्वाधिक समीप स्थित एक तारा है जो सौरमंडल से इतनी 4.25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो यदि बात की जाए प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में कि आप बताइए कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल जो है उसके जो समीप तारा है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। फिर एक प्रोक्सिमा बी, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी सदस्य एक नए ग्रह की खोज की गई है। इसे प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 1.3 गुना है। यह ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी से 7 मिलियन किमी दूर स्थित है। कि जो इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी है एक तारा, तो उसके चारों ओर एक ग्रह है जो घूम रहा है। जो ग्रह हैं वो किसकी चक्कर लगाते हैं, तारे के, सूर्य के। सूर्य किसका लगाता है, आकाशगंगा। ठीक है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है सौरमंडल के सबसे समीप, तो उसका एक ग्रह प्रोक्सिमा भी है जो लगातार उसके चारों ओर घूम रहा है। बस यही बताया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साइरस या डॉग स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है आपने सुना होगा। यह रात में आकाश में दिखने वाला सबसे अधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो साइरस और डॉग स्टार है, आप कभी रात को उठना और चारों ओर आसमान में देखना और देखना वहाँ पर एक तारा चमक रहा होगा, वो सबसे अधिक चमकीला होगा, तो समझ जाना वो साइरस या डॉग स्टार है। ठीक है, और इसका यदि आकार की बात करें तो सूर्य के द्रव्यमान से भी 2 गुना है। आकार और द्रव्यमान की बात करें तो उसके सौरमंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, कि जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य है, फिर इसके बाद जो बुध है, शुक्र है, बृहस्पति, इस तरह से गिरह बने हुए हैं पूरे। तो उसके जो हमारा सौरमंडल है पूरा, तो उसकी जो समीप है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल के सबसे समीप तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर उसके बाद दूसरा जो तारा था वो आता है साइरस या डॉग स्टार। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा सौरमंडल के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद कौन सा, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, फिर एक है ध्रुव तारा, पोलर स्टार। यह पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शीर्ष बिंदु पर स्थित है। अर्थात यह तारे की प्रकाश किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री कोण बनाती है। ध्रुव तारे की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांश का निर्धारण करती है। इनका कहने मतलब कि आपको बस सिर्फ इतना जानना कि जो ध्रुवीय तारा है ये उत्तर में 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो यदि कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा है तो लगभग उसके सिर पर होगा, यदि आप उत्तर में खड़े हो रहे हो, आपके सिर पर जो भी तारा होगा वह क्या होगा, ध्रुवीय तारा होगा। आप खड़े हो, कभी देखना कि उत्तर में होकर खड़े, मतलब सॉरी, उत्तरी ध्रुव में तो हम खड़े हैं कि हमारे ऊपर जो सिर पर तारा होता है स्थिति है कि हम जो रहते हैं कौन सी ध्रुव में रहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो सिर पर तारा होता है कभी रात को देखना, तो वो क्या वो होता है, वो ध्रुवीय तारा होता है, चमकीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पढ़ लिया है कि ध्रुवीय तारा क्या होता है, साइरस डॉग स्टार क्या होता है, प्रोक्सिमा भी क्या होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये केवल प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, मेंस में इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। थोड़ा बस नॉलेज रख लेना कि तारे क्या होते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तारों का जीवन चक्र कैसे होता है, फिर आकाशगंगा क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, इन सब चीज़ के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और कल आपको एक नई लेक्चर के साथ मिलेंगे। और साथ हाँ दोस्तों, मैं ये बताना भूल गया हूँ कि जो हम कराएंगे वो आपको मेंस आंसर राइटिंग भी कराएंगे। मेंस आंसर राइटिंग भी कराएंगे। जो बच्चे मेंस की ज्योग्राफी से रिलेटेड इच्छुक होंगे उनको मेंस आंसर राइटिंग भी दी जाएगी। बट अभी जो ये है ब्रह्मांड, इसमें कोई मेंस का रोल होता नहीं, तो ब्रह्मांड में जो है जो यूनिवर्स है उसमें भी इतना रोल नहीं है। जो आगे हम पढ़ाएंगे उसमें हम मेंस का आंसर राइटिंग देंगे, चाहे वो स्थलमंडल पढ़ाते हैं हम तुमको, या महासागर पढ़ाते हैं, या वायुमंडल पढ़ाते हैं, उसमें मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे हम आपको। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं कल। बाय, सी यू टू।